वहां से प्रश्न आया था, if an intuitive mind is the reflection of intuition, then how can we reach to intuition from intuitive mind? यदि बोधि मन प्रतिबोध का प्रतिबिंब है तो हम बोधि मन से प्रतिबोध तक कैसे पहुंच सकते हैं? इंट्यूटिव माइंड का मतलब है जो इंट्यूशन का रिफ्लेक्शन है मन का थ्रू में। इंट्यूशन अतिमान स्तर से आता है, वो जब मन में रिफ्लेक्ट होता है उसको हम लोग इंट्यूटिव माइंड बोलते हैं। वहां से अतिमानस तक जो जर्नी है वो ओवर माइंड तक हम लोग जा सकते हैं, हमारा प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ओवर माइंड से अतिमानस तक हमारा प्रयास काम नहीं करेगा, क्योंकि वो दूसरा डायमेंशन में है अतिमानस। जैसा हम लोग यहाँ एयरपोर्ट है पास में झारसुगुड़ा में, एक गाड़ी में जा सकते हैं, अगर गाड़ी नहीं मिला तो चलकर भी जा सकते हैं, ठीक है, 2 दिन पहले निकलना है, लेकिन हमारा अपना कैपेसिटी है, हम लोग एयरपोर्ट तक जा सकते हैं। जनरली गाड़ी को यूज करते हैं, लेकिन हमारा अपना कैपेसिटी है, हम भी गाड़ी नहीं रहने से भी हम लोग पहुंच सकते हैं। लेकिन वहां से जो फ्लाइट अगर जाएगा दिल्ली, वो अगर नहीं जाएगा तो हम लोग वहीं पे रुक जाएंगे, हमारा कैपेसिटी नहीं है, उड़ने का कैपेसिटी हमारा नहीं है। यहाँ पे भी भगवान हमको हेल्प करते हैं, हमारा पैर को वो चलाते हैं। हम लोग जो गाड़ी में जाते हैं, मतलब हमारा जो एफर्ट को वो एक्सेलरेट करते हैं, लेकिन वहाँ हमारा पैर ही नहीं है। पैर का मतलब हमारा विंग नहीं है, तो वो अपना गोदी में बैठा कर हम लोग को ले जाएंगे। तो वहीं पे ऐसा ही है, फ्लाइट जो है माता जी है, गोल्डन ब्रिज। तो हम लोग मैक्सिमम हमारा एफर्ट देकर ओवर माइंड तक जा सकते हैं, जो हमारा जो माइंड का डिफरेंट लेवल्स है। ऑर्डिनरी माइंड के ऊपर जो हायर माइंड है, हायर माइंड का ऊपर इल्यूमिन माइंड है, इल्यूमिन माइंड का ऊपर इंट्यूटिव माइंड है, इंट्यूटिव माइंड का ऊपर ओवर माइंड है। ये सब भगवान ही हम लोग को लेते हैं, हमने, लेकिन हमारा इंस्ट्रूमेंट को यूज कर कर भी हम लोग को ले जाते हैं। हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट को वो चला देते हैं। हम लोग अगर अपने आप नहीं चल पाते तो हमको पकड़ कर वो ले जाते हैं, हमारा पैर से ही वो चलाता है। उसमें भी भगवान अगर नहीं रहेंगे तो हम लोग जा नहीं पाएंगे, वो शक्ति वही देते, चलने का शक्ति वही देते हैं। लेकिन हमारा पैर है, हम लोग चल सकते हैं। ओवर माइंड तक हमारा पर्सनल एफर्ट का जो कंट्रीब्यूशन है, वहां से हमारा कुछ नहीं है। 100% सरेंडर टू द मदर, 100% सरेंडर टू द मदर। वो नहीं होगा तो वहां से हम लोग जो आगे जो है इंट्यूशन, अतिमानस का जो इंट्यूशन, वहां तक नहीं जा पाए। ओवर माइंड भी इंट्यूशन है, इंट्यूटिव माइंड में जितना इंट्यूशन है उससे ज्यादा ओवर माइंड में इंट्यूशन है, क्योंकि उसका जो रिफ्लेक्शन आता है इनका ऊपर। इंट्यूटिव माइंड का पहले भी जो इल्यूमिन माइंड है, उसका पहले भी जो हायर माइंड है, उसमें भी थोड़ा थोड़ा इंट्यूशन काम करता है। ऐसा कि हमारा ऑर्डिनरी चेतना में भी इंट्यूशन का प्रभाव रहता है। तो लेकिन सही बिंदु है उनका, इंट्यूटिव माइंड से वो अपना परिचय देता है, मैं हूं। तो इसलिए इसको इंट्यूटिव माइंड बोलते हैं। उसका ऊपर जो ओवर माइंड है, इंट्यूटिव माइंड में जितना इंट्यूशन काम करता है उससे ज्यादा ओवर माइंड में काम करता है। लेकिन ये सब रिफ्लेक्शन ही है, ओरिजिनल नहीं है। मूनलाइट है, सनलाइट नहीं है।
यहां से वहां तक जाना, 100% सरेंडर, ये जो रास्ते में ही सीखना है। हम लोग जो अपने एफर्ट में जो चलते हैं, उसी समय ही रिकॉग्नाइज करना है कि भगवान का शक्ति के बिना हम चल नहीं सकते। भगवान का शक्ति के बिना चल नहीं, हमारा पैर है लेकिन चल नहीं। लेकिन ओवरमाइंड का बाद में हमारा विंग नहीं है, हमको माता जी का गोद में बैठना है और कुछ नहीं, अल्टरनेटिव नहीं है। तो यहीं से ओवरमाइंड से जर्नी जो है वो ऊपर से हम लोग को गाइड करते हैं। हमारा प्रोग्रेस नहीं हो सकता है यहाँ से, जैसा हायर माइंड से ओवरमाइंड तक जो प्रोग्रेस हम लोग करते हैं, वहाँ प्रोग्रेस नहीं है। वहाँ सिर्फ अवतरण होता है और हमारा सरेंडर होता है। सरेंडर 100% होने से ही वहीं से शुरू होता है हमारा सुपरमेंटल जर्नी। 100% सरेंडर नहीं होने से सुपरमेंटल जर्नी नहीं होता है। जब फ्लाइट में बैठते हैं 100% बैठते हैं ना, कुछ रख देते हैं नीचे, ऐसा ही 100% आप अगर माता जी को नहीं देंगे तो सुपरमेंटल जर्नी नहीं होगा। वहीं से एक्चुअली सरेंडर, माय योगा स्टार्ट्स विद सरेंडर जो बोला जाता है, तो सही सरेंडर वहीं से शुरू होता है, टोटल सरेंडर, समझ गए। तो वो जर्नी हमारा अपना एफर्ट में नहीं हो सकता। वो जर्नी टोटली माता जी हमको गोद में बैठा कर फ्लाइट में जैसा चले जाते हैं, उठ जाते हैं, वैसे ही उठ जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, while answering a question on how to develop intuition, the mother mentions about reasoning. You have the impression of an intuition, but it is not an intuition. It is an extremely rapid subconscious reasoning which takes up a problem and goes straight to the conclusions. What is subconscious reasoning mother is referring here? Is it the habit of mind that always try to find some conclusions through reasoning quickly? प्रतिबोध कैसे विकसित किया जाए, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मां ने कहा, आप जिसको प्रतिबोध समझते हैं वो एक अत्यंत तेज अवचेतना तर्क है जो एक समस्या लेता है और सीधे निष्कर्ष पर आ जाता है। मां यहाँ किस अवचेतना तर्क की बात कर रही हैं? क्या दिमाग की यह आदत है जो हमेशा जल्दी जल्दी तर्क करके कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश करता है? जो इंट्यूशन जो है और हमारा जो सडनली हम लोग जो एक्शन करते हैं, हम लोग को लगता है वो इंट्यूशन है, लेकिन वो इंट्यूशन नहीं है। वो हमारा सबकॉन्शियस रीजनिंग है, तर्क है। अवचेतना का जो तर्क है वो इतना स्पीड में करता है कि हम लोग को लगता है वो इंट्यूशन है, इमीडिएटली आ जाता है डिसीजन। वो हमारा जीवन, ऑर्डिनरी जीवन में जरूरत है। जैसा हम लोग रास्ते में चलते हैं, सडनली एक स्नेक आ गया तो उस समय हम लोग बैक जो आ जाते हैं, उस समय क्या हम लोग मन में चिंता करते हैं? क्या करने तक वो मार देगा हम। वो जो हमारा सबकॉन्शियस तर्क है अपना, वो इमीडिएटली सांप को देख लेता, वो दूर बैक हो जाता है, समझ गया। वो उसको बोला जाता है सबकॉन्शियस तर्क। तर्क क्यों है कि वो जो तर्क है वो अपना पहला जो इंसिडेंट हुआ है वहां से वो एक्सपीरियंस लेते लेते वो अपना अंदर में उसको यूज करता है तर्क का हिसाब से। अरे ये स्नेक आ गया, मुझे पीछे हटना है। वो गलत भी हो सकता है, वो स्नेक नहीं हो सकता है, एक
और कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो जितना देखता है इमीडिएटली रिएक्ट होकर जो एक्शन लेता है, वो पास्ट एक्सपीरियंस जो है उनका, वो उनका हैबिट में आ जाता है, तर्क में। हैबिचुअल तर्क उसको बोलते हैं। अरे इससे मुझे निकलना है, अगर ये हो गया, कोरोना आ गया, तो मुझसे दूसरे आदमी से दूर रहना है। ये सब हमारा अंदर में जो सबकॉन्शियस तर्क है, वो इमीडिएटली आप सोचने से पहले वो काम कर देता है, और वो हेल्प भी करता है, वो प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करते हैं? आप जो वहां से निकल आ जाते हैं, पीछे क्या है पता नहीं, गिर जा सकते हैं, मर सकते हैं, आपका क्या पता है। इमीडिएटली आप वो पोजीशन को रिएक्ट कर एक्शन ले लिया, लेकिन बाकी सराउंडिंग्स सर्वे नहीं किया, कुछ नहीं किया। क्या है पीछे? पीछे शेर हो सकता है, आगे अगर सांप है तो पीछे शेर हो सकता है, या और कुछ, हाँ कुछ भी हो सकता है। तो ये इमीडिएटली एक चीज का ऊपर एक्शन ले जाता है बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस जो है, उसी में जो उनका फेथ डेवलप होता है, मुझे ये करना है, विश्वास आ जाता है उसको, ऐसा ही करना है। तो ये है सबकॉन्शियस तर्क है। तर्क क्योंकि अपना लेवल में लॉजिक होता है, लॉजिक इतना स्पीड में होता है कि हम लोग को पता नहीं होता है कि वो लॉजिक का थ्रू में आता है। इसीलिए माता जी बोल रहे हैं, आपको लगता है कि वो इंट्यूशन है, वो इंट्यूशन नहीं है, इंट्यूशन का कैरेक्टर ही अलग है। The subconscious reasoning analyzes information quickly and unconsciously. वो सचेतन नहीं है, अनकॉन्शियसली वो एक्शन ले जाता है, डिसीजन ले जाता है। This process is driven by previous experiences, knowledge and beliefs. पहला का जो एक्सपीरियंस है उसका ऊपर नॉलेज जो है, वो जो नॉलेज पाया है, और बिलीफ, उनका ऊपर उनका कुछ बिलीफ भी तैयार हो जाता है अपना अंदर में, उसी को लेकर वो एक्शन लेता है। And it helps to make a quick decision and judgment without having conscious thought at every steps. तो वो स्टेप जो कॉन्शियसली हम लोग जो डिसीजन लेते हैं, वो वहां नहीं होता है। However, this process should not be confused with intuition. ये इंट्यूशन का हम लोग कंफ्यूज होना नहीं चाहिए, which is deeper and more profound form of knowing that comes from the place beyond conscious mind. जो इंट्यूशन है, सचेतन मन का ऊर्ध्व से आता है, वहां ये रीजनिंग प्रोसेस नहीं होता है। सबकॉन्शियस में रीजनिंग प्रोसेस होता है, लेकिन इतना स्पीड में होता है पता नहीं है। उसका ऊपर जो कॉन्शियस माइंड है, उसमें रीजनिंग प्रोसेस होता है, हर चीज को वो एनालाइज करता है, हर चीज को तोलता है, ये करना है कि ये करना है, इससे क्या बेनिफिट होगा, वो जो साइंटिस्ट जो करते हैं वो कॉन्शियस माइंड करते हैं। लेकिन इंट्यूशन उससे ऊपर आता है, वो रीजनिंग प्रोसेस में नहीं जाता है, उसको दिखाई देता है, वो टोटली उसको पता चलता है, वो स्पर्श करता है, उसका टचिंग, उसका पहले का जो दिखने का और सब कुछ उनका पास है। इमीडिएटली वो डिसीजन जो लेता है, वो रीजनिंग प्रोसेस में नहीं जाता है। उसका बाद का प्रश्न है, इन द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन? भावों की शुद्धि की प्रक्रिया में आत्म अवलोकन और आत्मनिरीक्षण में क्या अंतर है? सेल्फ ऑब्जर्वेशन जो बोलते हैं, आत्म अवलोकन, इन्वॉल्व्स पेइंग अटेंशन टू वंस थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर एज दे ऑक्यूर इन द प्रेजेंट मोमेंट विदाउट जजमेंट एंड इंटरप्रिटेशन। तो हम लोग जो एक चीज का ऊपर अवलोकन करते हैं,
वो थॉट का ऊपर होता है, फीलिंग का ऊपर होता है, हमारा बिहेवियर का ऊपर होता है, एक घटना जो होता है उसका ऊपर होता है, अंदर अंदर से दिखने का एक इनवर्ड टर्न होता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब बाहर का नहीं, इनवर्ड टर्न है। इनवर्ड टर्न का मतलब एक इंसिडेंट भी होता है, उसका इनवर्ड हम लोग जाएंगे। एक इंसिडेंट हो गया, मैं बोलता हूँ वो कारण है, वो आकर तोड़ दिया कि वो ऐसा कर दे, वो बाहर को चले गया हम लोग। उसका अंदर का कारण, कौन सा फोर्स काम किया है, उसका पीछे कौन काम कर रहे हैं, भगवान काम कर रहे हैं ना भूत काम कर रहे हैं, प्रेत काम, कितना शक्ति है, वो शक्ति से कौन सा चीज काम कर रहे हैं, वो इनवर्ड चीज को जो हम लोग इनवर्डली जो जर्नी करते हैं उसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। हम लोग का जो बाहर का ऑब्जर्वेशन वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन नहीं है, वो सिर्फ आप बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशन, लेकिन सेल्फ ऑब्जर्वेशन इनवर्ड होता है। तो हमारा थॉट का ऊपर, हमारा फीलिंग का ऊपर, हमारा बिहेवियर का ऊपर हम लोग जो इनवर्ड टर्न लेते हैं, वो जजमेंट नहीं देकर कुछ जजमेंट से निकाल देते हैं, क्योंकि जजमेंट देने से फिर वो पहला एक्सपीरियंस आ जाएगा, ओ वो ऐसा होगा क्योंकि वहां ऐसा हुआ था। ये सब से निकल कर इंडिपेंडेंटली आप ऑब्जर्व करते हैं, विदाउट जजमेंट, विदाउट इंटरप्रिटेशन। आप इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे कि जजमेंट नहीं देंगे, ऐसा ही सिर्फ देखेंगे, एज इट इज देखेंगे, वही उसी को बोलते हैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन। उसका नेक्स्ट स्टेप है सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन में कौन क्या होता है? सेल्फ रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग वंस एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर। तो ऑब्जर्वेशन का बाद आप उसका एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, सब करते हैं, ऑफन विथ द गोल ऑफ गेनिंग डीपर अंडरस्टैंडिंग और मेकिंग चेंजेस। एक चीज के लिए अंदर से उसको समझना, बाहर से नहीं, अंदर से उसको समझने के लिए एक प्रयास, और जो चेंज हमारे जीवन में आना है वो चेंज के लिए प्रयास, ये सब आ जाता है आत्मनिरीक्षण। समझ गया? वो आत्म अवलोकन और आत्मनिरीक्षण, निरीक्षण का मतलब रिफ्लेक्शन है, उसमें वो एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है, लेकिन उद्देश्य क्या है? और थोड़ा अंदर से वो चीज को समझेंगे, और अगर जो परिवर्तन ले आना है वो परिवर्तन भी ले आने के लिए प्रयास करेगा। उसको बोलते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन या आत्म निरीक्षण। उसका बाद का प्रश्न है, डू द सेल्फ मेंशन्ड इन सेल्फ ऑब्जर्वेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन mean our true self or psychic being? Does it mean that until and unless we are aware of the true self or psychic, our observation and reflection will remain biased? क्या आत्म अवलोकन या आत्म निरीक्षण में वर्णित आत्मा का अर्थ हमारा चिदात्मा या चैत्य से है? क्या उसका मतलब यह है कि जब तक हम अपने चैत्य का बारे में जागरूक नहीं होंगे तब तक हमारा आत्म अवलोकन या आत्म निरीक्षण पक्षपातपूर्ण रहेगा? हाँ, हम लोग जो आत्म अवलोकन आत्म निरीक्षण बोलते हैं वो आत्म हमारा सरफेस बीइंग है, हमको जो अभी जीवन चलाता है, वो मिक्सचर चेतना में रहता है, मन का कुछ, प्राण का कुछ, शरीर का कुछ, चैत्य का भी कुछ, और ऊपर से अगर ओपन है ऊपर से भी कुछ। ये सब मिलावट का एक चेतना हम लोग का जीवन को चलाता है। इसमें कोई एक चीज आप बोल नहीं सकते यहाँ इस प्रेरणा से। कभी कभी जो सम्मुख में आ जाता है उसी प्रेरणा में हम, अगर कभी कभी चैत्य का एक रिफ्लेक्शन आ जाता है या ऊपर से रिफ्लेक्शन आ जाता है, कभी कभी टोटली फिजिकल हैबिट से आ जाता है, फिजिकल कॉन्शियसनेस से आ जाता है, कभी कभी वाइटल से आ जाता है, कभी कभी मन, इतना अनप्रेडिक्टेबल कॉन्शियसनेस है हमारा, कब क्या हमारा बिहेवियर होगा पता नहीं चलेगा। अभी आप हंसकर मुझे बात कर रहे हैं, 5 मिनट के बाद आप मुझे मार भी सकते हैं, क्योंकि किस चेतना का प्रभाव में आप है पता नहीं है। तो उसको बोलते हैं सरफेस कॉन्शियसनेस। सरफेस कॉन्शियसनेस हमारा आत्मा है। आत्मा, यहाँ आत्मा का मतलब आत्मा नहीं है कि
साइकिक बीइंग नहीं है, कि चिदात्मा भी नहीं है, समझिए ये कुछ नहीं है। उसका प्रभाव थोड़ा थोड़ा हो सकता है हम जितना ऊपर आते हैं, तो उसी को बोलते हैं। लेकिन सेल्फ ऑब्जर्वेशन का मतलब वो जो चेतना हमारा बाहर में है वो अंदर को जाने के लिए प्रयास करता है, उसको सेल्फ ऑब्जर्वेशन या सेल्फ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। वही बाह्य चेतना, हमारे जो बाह्य चेतना सरफेस कॉन्शियसनेस, वो जब हर टाइम बाहर रहता है, बाहर का साथ डील करता है, वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन नहीं है। वो जब भीतर जाने के लिए ट्राई करेगा, लेकिन कौन सा कॉन्शियसनेस है? साधारण कॉन्शियसनेस है हम लोग का, जो हमारा लाइफ को हर मुहूर्त में डील करता है। अभी आप इधर आ रहे हैं, सडनली कौन बुलाए वहां चले गए, सिनेमा जाने के लिए इच्छा हुआ वहां चले गए, पाठ चक्र आने के लिए आए थे लेकिन कहाँ बैठे हैं आप? फिल्म हॉल में बैठे हैं। तो ये सब क्या है कि आपको कौन रेगुलेट करता है आपको पता नहीं, आप सिर्फ एक यंत्र जैसा इधर उधर होते। वही सरफेस कॉन्शियसनेस है। वो जब एक डिसीजन लेता है मैं अंदर जाऊंगा, उसको बोलते हैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन। और अंदर जाकर जब एनालिसिस करूंगा सबको और थोड़ा गहरा से समझने के लिए, तो उसको सेल्फ रिफ्लेक्शन बोला जाता है। तो ये जो सरफेस कॉन्शियसनेस जो है, जब तक हमारा सरफेस कॉन्शियसनेस का प्लेस साइकिक नहीं लेता है, तब तक हमारा डिसीजन बायस्ड होता है, ऑब्जर्वेशन बायस्ड होता है। बोलना गलत हो सकता है, मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ गलत हो सकता है। जैसा हम लोग हर चीज में ऑब्जर्व करते हैं, अरे ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन उसका पीछे कुछ सत्य नहीं है, ऐसा ही हम लोग सोच लेते हैं। तो जब तक हमारा साइकिक वो सरफेस कॉन्शियसनेस का प्लेस नहीं लेता है, वो पावरफुल नहीं होता है। बाकी सब उनका पीछे, जब वो लीडर साइकिसाइजेशन उसको बोलते हैं, जब तक वो सामने नहीं आता है तब तक हमारा हर एक्शन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन हो या सेल्फ रिफ्लेक्शन हो, हर चीज में गलती का संभावना है। कितना है निर्भर करता है आपका कितना साइकिक का प्रभाव है, कितना ऊपर से स्पिरिचुअल का प्रभाव है, उसका ऊपर निर्भर करता है। इसका बाद का प्रश्न है, इज पैसिव साइलेंस ए मच हायर स्टेट देन एक्टिव साइलेंस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैसिव साइलेंस एंड एक्टिव साइलेंस? ये दोनों हायर और लोअर नहीं है, एक ही लेवल में है, एक ही कॉइन का दो साइड से वो दोनों जरूरत होता है, ये बैलेंस रहना होता है। ये जो पैसिव साइलेंस क्या होता है? पैसिव साइलेंस refers to a state of inner consciousness where there is no reaction to external things or forces and the consciousness is at rest. तो बाहर का चीज में वो रिएक्ट नहीं करता है, 100% उनका चेतना स्थिर रहता है, उसको बोलते हैं पैसिव। वो है फाउंडेशन एक्टिव साइलेंस के लिए। अगर वो नहीं है तो एक्टिव साइलेंस नहीं हो पाएगा। तो वो पैसिव साइलेंस से एक्टिव साइलेंस क्या होता है? ए ग्रेट फोर्स दैट गोज आउट टू थिंग्स एंड फोर्सेस। एक्टिव साइलेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए ग्रेट फोर्स दैट गोज आउट टू थिंग्स एंड फोर्सेस विदाउट डिस्टर्बिंग द साइलेंस। वो साइलेंस रहता है लेकिन हर चीज में वो इन्वॉल्व होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है। तो ये है एक्टिव साइलेंस। लेकिन इसको भी आप उसका ऊपर नहीं रख सकते हैं, किसका? पैसिव साइलेंस, क्योंकि अतिमानव स्तर में जाने के लिए एक्टिव साइलेंस को बंद करना पड़ेगा टोटली। आप फिर पैसिव साइलेंस में आना पड़ेगा, उसको कंप्लीटली पैसिव साइलेंस में दे देना पड़ेगा। किसको? माता जी को। तो उसमें आप हाथ पैर हिलाएंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो वहां फिर ये ऊपर आ गया क्या? एक्टिव साइलेंस का ऊपर आ गया पैसिव साइलेंस। जब अतिमानस स्तर में हमारा जीवन होना है तो टोटली पैसिव साइलेंस के थ्रू में ही होगा। वो एक्शन वो करेगा। कौन करेगा? अतिमानस शक्ति करेगा। हमारा जो एक्शन कंप्लीटली
न्यूट्रल हो जाएगा। तो कभी कभी ये पैसिव साइलेंस को हम लोग इनएक्टिविटी को समझते हैं। इनएक्टिविटी नहीं है, इनएक्टिविटी फ्री नहीं है। पैसिव साइलेंस टोटली फ्री है, नेचर से मुक्त है। वो नेचर उसको रेगुलेट नहीं करता है। लेकिन इनएक्टिविटी नेचर का अधीन में है, आपका फ्रीडम नहीं है। आप जो सोते हैं वो प्रकृति आपको सुला देता है, आपका अपना कुछ नहीं है। तो इनएक्टिविटी एक मुक्ति नहीं है, मुक्त नहीं है आप प्रकृति का अधीन में है। लेकिन पैसिव साइलेंस क्या होता है? नेचर से मुक्त है, कंप्लीटली फ्री है, लेकिन बाहर का चीज में अफेक्टेड नहीं होता है और अंदर में स्थिर रहता है। इसी को हम लोग पैसिव साइलेंस बोलते हैं। एक्टिव साइलेंस में वो साइलेंस रहता है, लेकिन हर चीज में वो एक्टिव रहता है। ये सब चीज, इनएक्टिविटी तो जरूरत नहीं है साधना में। साधना में पैसिव सरेंडर, एक्टिव सरेंडर होता है। जब हम लोग अतिमान स्तर में, जब भगवान का इच्छा काम करना शुरू होता है डायरेक्टली, वहां आपको टोटली सरेंडर करना है। आपका अपना इच्छा वहां मिलावट नहीं करना है। उसको पैसिव साइलेंस या पैसिव सरेंडर बोलते हैं हम लोग। उसका बाद का प्रश्न है, इफ द डिवाइन हैज इनकारनेटेड ऑन अर्थ टू डू ट्रांसफॉर्मेशन वर्क by bearing the imperfection of common people, then why did not the mother in 1957 want to come down the imperfect consciousness of the common people? Did any remarkable change took place after the descent of Superman consciousness in January 1969? Is the collective consciousness now ready to accept the higher truth? अगर आम लोग की अपूर्णता को सहते हुए रूपांतर कार्य करने के लिए ईश्वर ने पृथ्वी पर अवतार लिए हैं, तो 1957 में आम लोगों की अपूर्ण चेतना तक आने के लिए माँ क्यों नहीं चाहती थी? जनवरी 1969 को अतिमानव चेतना के अवतरण का बाद कोई उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ क्या? क्या सामूहिक चेतना अब उच्चतर सत्य को ग्रहण करने के लिए तैयार है क्या? तो ये प्रश्न जो है, भगवान तो आते हैं हमारा पास, हमारा इम्परफेक्शन को वो पकड़कर उसको चेंज करने के लिए आते हैं। तो 1957 में जब माताजी को बोला गया कि नेशन को अप्रोच कीजिए, नेशन जिस लेवल में समझ पाएगा, तो माताजी बोले कि अगर मैं उस लेवल में समझाऊंगा तो इतना अनर्थ हो जाएगा, उनका अर्थ इतना विकृत हो जाएगा कि समझाने की क्या जरूरत नहीं है। तो मैं उस लेवल तक नहीं आ पाऊंगा। तो ये ऐसा क्यों बोले? वो तो आए हमारे पास, हमारा लेवल में हम लोग को समझाएंगे, तो वो क्यों ऐसा बोले? तो माताजी बोल रहे मैं और भी कुछ बोला है, आप लोग पढ़ा नहीं। वो है, आप कुछ दूर तक ऊपर उठना है। कंप्लीटली मैं आपको, आप जहां है वहीं से उठा के नहीं लूंगा। आप तो उठने के लिए इच्छा प्रकट करना है, विल करना है। तब मैं निम्न से आह्वान, और ये पहले से लिखा, वो हम लोग याद नहीं करते हैं जब ये पढ़ते। तो हमारा ऐसा नहीं कि वो हम लोग एक पत्थर है, हम लोग को वो जैसा चलाएंगे वैसा हम लोग जाएंगे। बगी जैसा, बगी को अगर पूछेंगे आप, ट्रेन का बगी को, कंपार्टमेंट को, कहाँ जा रहे हो, वो क्या बोलेगा? इंजन को पूछो, उजाड़ लेगा। तो उनका ओरिजिनलिटी नहीं है, ऐसा क्रिएशन नहीं है। हम लोग ऐसा ही सोचते। तो हमारा लेवल से थोड़ा ऊपर उठना है, तो वो उससे ज्यादा, हम अगर 1% उठ लिया तो वो 99% नीचे अगर हमको लेना चाहेंगे,
लेकिन उतना तक अगर नहीं आएंगे तो माता जी बोल रहे हैं उसका अर्थ ही नहीं। मैं अगर उसी लेवल में आकर आपको समझाऊंगा तो उसका अर्थ कुछ नहीं है। तो यही चीज है। उसका बाद जो प्रश्न है 1969 का बाद कुछ परिवर्तन हुआ क्या? जरूर हुआ है, जरूर हुआ है, लेकिन वो काफी नहीं है। वो सुपरमैन कॉन्शियसनेस हम लोग को सिंसियर होने के लिए प्रेशर क्रिएट करता है, कमिटमेंट करना है भगवान के लिए, केवल जीने के लिए, वो सब कुछ कर चाहता है। लेकिन हम लोग तो अभी तक वो प्रेशर को केयर नहीं करते हैं, तो वो थोड़ा पावरफुल होते जा रहे हैं हमारा ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए। तो 1967 का बाद 69 का बाद चेंज तो हुआ है, चेंज तो होता है, लेकिन जितना जरूरत है उतना नहीं हुआ। वही बात जो पूछ रहे हैं, इज द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इज नाउ रेडी टू एक्सेप्ट द हायर ट्रूथ? नहीं है। हम लोग, माता जी बोले हैं, तुम जो सिचुएशन चाहता था, जो जिसके लिए वेट कर रहा था, युगों से वेट कर रहा था, वो सिचुएशन आ गया। लेकिन ये जितना वेट कर रहा था ना, वेट समय में तुम हैबिचुएटेड हो गया उसी सिचुएशन में, अभी वहां से निकल नहीं पाता। उसको कंफर्ट जोन बोलते हैं। जब एक आदमी जेल जाता है, निकलने के लिए ट्राई करता है, अगर उसको 10 साल रख देंगे ना, वो बोलेगा वही ये घर मेरे लिए अच्छा है, हाँ, आदत हो जाएगा, वहां से वो निकलना नहीं चाहेंगे। उसी को कंफर्ट जोन बोलते हैं। हम लोग जिस चीज से निकलने के लिए हजार जन्म वेट किए, भगवान को प्रेयर किए हैं कि ये क्या है सिचुएशन, हम लोग को इससे निकालो और एक अच्छा चीज में, तो इसी का जब रिप्लाई भगवान दे रहे हैं और वो सिचुएशन लेकर आ रहे हैं, ये जो डिफरेंस, जो टाइम हुआ ना, ये टाइम में ये जो सिचुएशन का प्रति हमारा प्रेम आ गया, उससे निकलने के लिए ट्राई नहीं करते। जैसा कुछ लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, काम तो इतना सिंसियरली करने के लिए नहीं इच्छा होता है, लेकिन रिटायर हो जाने के बाद भी बार बार ऑफिस जाते हैं, बैठते हैं, उसका अच्छा नहीं लगता है घर। जब वो जो नौकरी कर रहे थे पहले जाने के लिए इच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा रिटायरमेंट का लास्ट समय में क्या होता है कि वो उसका साथ इतना अटैच्ड हो जाता है कि वो पास में भी घूमता है। अगर अंदर में वो अलाउ नहीं करते हैं तो पास में से घूमता रहता है, वो मेरा ऑफिस है, ये मेरा है, ये कर वो क्या कि आदत बन जाता है उनको। तो यही प्रॉब्लम हो गया हम लोग को, जिससे हम लोग निकलना चाहते थे वही हमारा कंफर्ट जोन हो गया, वहीं से हम लोग निकलना नहीं चाहते हैं। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कब रेडी होगा? जो अभी जो हमारा जो व्यवस्था है, ये फैमिली फॉर्म है, ये जितना भी हमारा ऑफिशियल फॉर्म है, हमारा जितना एक्टिविटीज है, वो ही हमारा बंधन है। उसके लिए ही हम लोग प्रेयर किए थे, इससे निकलने के लिए, लेकिन वही हम लोग का भी वो बंधन से निकलना नहीं चाहते हम लोग। ये पैराडॉक्सिकल है ह्यूमन कॉन्शियसनेस का। What is the Swadharma of ancient India? Do all countries have their Swadharma? Is Swadharma same for every age? How the Swadharma is related with psychic being? Has the China, who has no psychic, a Swadharma? प्राचीन भारत का स्वधर्म क्या था? मूल तत्व में स्वधर्म एक ही से शुरू होता है। मेन स्वधर्म जो है उसी को जब अप्लाई करते हैं, पार्ट कर बोल जाते हैं। एक मेन चीज है, भारत का स्वधर्म है, माता जी को पूछा गया, टू एस्टैब्लिश डिवाइन लाइफ अपॉन अर्थ। ये है भारत का स्वधर्म है, वो एंशिएंट से शुरू होता है। और वही काम माता जी श्री अरविंद वो तब से, जब सृष्टि हुआ है तब से यही काम कर रहे हैं माता जी और श्री अरविंद। क्या कर रहे हैं काम? दिव्य जीवन ये पृथ्वी पर स्थापना करने का काम, वो काम माता जी कर रहे हैं। वही है स्वधर्म। किसका है? भारत का। भारत का स्वधर्म है। ऐसा डिफरेंट जो कंट्रीज है उनका स्वधर्म अलग अलग है, उनका पार्ट है, वो भी इस स्वधर्म का साथ
जुड़ जाएंगे। तो वो जो दूसरा कंट्रीज का जो स्वधर्म है, फ्रांस का क्वालिटीज है क्लैरिटी ऑफ इंटेलेक्ट, और क्या करेगा वो ईस्ट को वेस्ट का साथ जोड़ेगा। भारत का जो स्वधर्म है पृथ्वी पर दिव्य जीवन स्थापना करने का, तो वेस्टर्न कंट्री के लिए वो जो कम्युनिकेशन करेगा कौन? फ्रांस करेगा। बहुत बड़ा रोल फ्रांस का है, वो उनका स्वधर्म है। जर्मन का क्या है? स्किल, उससे स्किल सीखना है, स्किल मटेरियल लेवल में स्किल पावर, वो अपना स्किल में रहता है, आध्यात्म के साथ जोड़ नहीं पा। तो स्किल का भी जरूरत है आध्यात्मिक जीवन में, क्योंकि पृथ्वी को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। हम लोग सन्यासी जैसा जो छोड़कर चले जाते हैं, ऐसा सन्यासी नहीं है। हम लोग भी सन्यासी है, इसका मतलब हम लोग भी अटैच नहीं है किसी में। सन्यासी का बहुत असल कैरेक्टर है नॉट टू बी अटैच्ड विद एनीथिंग, लेकिन इसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। किसको? ये जो पृथ्वी को, तो मटेरियल वर्ल्ड को। मटेरियल वर्ल्ड के लिए स्किल का जरूरत होता है, तो ये स्किल का पावर किसका पास है? उनका स्वधर्म है जर्मन। उसके बाद रशिया, ब्रदरहुड, ब्रदर भाईचारा का जो गुण है वो वहां से आया है रशिया का। यूनाइटेड स्टेट वो है एंथुसिज्म फॉर एडवेंचर एंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। एडवेंचर अगर करना है तो अमेरिका कर सकता है, बिन लादेन को भी मार सकता है पाकिस्तान का अंदर में घुसकर। हम लोग सिर्फ बात करते हैं हमारा टेररिस्ट को ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया, लेकिन अगर भी कुछ साहस आया वहीं से आया कुछ। हम लोग जो अभी बालाकोट जो किया है उनको देखकर थोड़ा सा आ जाता है, लेकिन उनका स्वधर्म है वो एडवेंचर, लेकिन उनका स्पिरिचुअल साइट नहीं है, इसलिए गलत कर देता है। इराक को ध्वंस कर दिया बिना कारण में, कुछ कारण नहीं था, अभी तक वो कारण नहीं दे पाता क्यों इराक को वो ध्वंस कर दिया। तो उनका लेकिन एडवेंचर जो गुण है वहीं से भारत सीखेगा। प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, देखिए इतना ऑर्गेनाइज कर दिया कि होल वर्ल्ड उनका पास है, तो वो प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका का है। हाँ, चाइना, ये जापान का है फिजिकल एस्थेटिक ब्यूटी, जो यहाँ का जो मन का लेवल में जो सौंदर्य है, मन का लेवल का स्पिरिचुअल हाई, जो ट्रू स्पिरिचुअल ब्यूटी नहीं है, उसका स्वधर्म है एस्थेटिक ब्यूटी। तो ऐसा और हर कंट्री का भी हो सकता है, लेकिन वो राइटिंग में नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे। माताजी और श्री अरविंद का राइटिंग में नहीं है, उस समय अगर कोई पूछ देता तो मिल जाता, इतना तो वो लोग पूछे, तो इसलिए इतना हम लोग को पता है, बाकी का चीज पता नहीं है क्या है उनका है, उनका स्वधर्म क्या है। तो हर कंट्री का अपना साइकिक बीइंग रहता है, लेकिन डेवलप नहीं हुआ। डेवलप्ड साइकिक बीइंग भारत आता है, तो इसको आप जितना भी डिवाइड करेंगे वो मिल जाएगा, क्योंकि उनका पावर जरासंध जैसा है, समझ गया। जरासंध को जितना भी आप तोड़ लिया है तो फिर मिल जाता है। भारत को आप जितना भी तोड़ देंगे वो फिर मिल जाएगा, क्योंकि उसका साइकिक बीइंग डेवलप्ड है। तो ऐसा ही जर्मन का शायद था, इसलिए मिल गया, वो पावरफुल था शायद, नहीं तो मिलेगा कैसे। तो अगर टूट गया तो वो मिलने का कैपेसिटी बढ़ जाएगा अगर साइकिक बीइंग पावरफुल होता है, नहीं तो समय लगेगा, मिलेगा ही मिलेगा। कितना जल्दी मिलेगा और कितना पावरफुली मिलेगा। भारत को बार बार तोड़ दिए हैं, लेकिन बार बार वो पावरफुल होते जाए, जितना भी तोड़ लिया उतना पावरफुल होते गया, क्योंकि उसका साइकिक भी डेवलप्ड है। तो स्वधर्म हर जो इसका साइकिक बीइंग नहीं है उसका भी रहता है क्या, जैसा चाइना का साइकिक बीइंग नहीं है उसका स्वधर्म रहता है क्या। स्वधर्म का मतलब क्या है कि वो पीछे से काम करता है साइकिक, तो अगर वो
काम नहीं करता है तो उसका जो एक्सटर्नल जो बींग्स है, माइंड है, वाइटल है, उनका अपना स्वधर्म से वो काम करता है। मेंटल आइडियल्स उनके लिए स्वधर्म हो जाता है। जैसा मेरा साइकिक का काम नहीं करता है, अगर मैं बोलूंगा कि पिता माता को अच्छा से रखना मेरा स्वधर्म है, नैतिकता आ गया, मेरा स्वधर्म में आ गया। हा? मैं अगर टीचर हूँ तो बच्चे लोग का अच्छा से पढ़ाना है, वो मेरा स्वधर्म है। तो ये जो छोटा छोटा ट्रांजिटरी स्वधर्म आ जाता है, जब तक हमारा साइकिक बीइंग सामने नहीं आता। साइकिक बीइंग सामने आने से उन्हीं का एक ही स्वधर्म है, भगवान को सेवा करना है। भगवान का सेवा का अंदर में ये सब आ सकता है। स्टूडेंट्स को पढ़ाना आ सकता है, घर को रेस्पॉन्स वो आ सकता है, लेकिन हम डिसाइड नहीं करेंगे, साइकिक बीइंग डिसाइड करेंगे। वो अगर नहीं बोलेगा तो नहीं है, हम लोग छोड़ नहीं पाते ना। वो अगर नहीं बोलते तो अरे ये नहीं है तो क्या है, हम लोग बोलेंगे इतना निष्ठुर है क्या स्पिरिचुअलिटी, इमीडिएटली बोलेंगे, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट का अंदर में आना ही है। अगर वो अंदर का उसी फॉर्मेट में नहीं आएगा तो माता जी को बोलेंगे आप तो निष्ठुर है, अब ऐसा हमारा फॉर्मेट में नहीं आया है। तो साइकिक जब आ जाता है वो ये सब कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। जो मन का स्तर में जो होता है काम, वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, वो रिजेक्ट भी कर सकता है, क्योंकि उनका दृष्टि भगवान का तरफ में है, भगवान का प्रेरणा का हिसाब से वो चलता है। तो स्वधर्म हर लेवल में रहता है। वो स्वधर्म कितना पावरफुल है वो निर्भर करता है उनका साइकिक बीइंग कितना डेवलप्ड है। तो हर युग में स्वधर्म सेम रहता है क्या? मूल तो एक ही है। जैसा कि इंडिया का जो स्वधर्म क्या है, भगवान को पृथ्वी में स्थापना करना, लेकिन वो कितना फेज में आया है। पहला फेज है, एक युग चले गया, उसको बोलते हैं सिंबॉलिक युग। उसमें बाहर में प्रकट करने का कुछ नहीं था, अंदर में एस्टेब्लिश करने का था, वैल्यूज को रियलाइज करने का था, उसको सिंबॉलिक बोलते हैं। जो हमारा जो वेद का समय है वो सब सिंबॉलिक था, अभी तक हम लोग समझ नहीं पाते वो क्या लिखे हैं। तो उसमें क्या है कि वो वैल्यूज को अंदर में रियलाइज करने का समय था। तो वो इसी काम के लिए ही उसका पहला चरण है, जो पृथ्वी में दिव्य जीवन स्थापना करने के लिए वो पहला चरण है। उसका बाद आ गया टाइपल एज, उसका बाद आ गया कन्वेंशनल एज, उसका बाद आ गया इंडिविजुअल एज, उसका बाद अभी हम लोग जो जिसमें जा रहे हैं वो है सब्जेक्टिव एज। तो ये सब युग का हिसाब से स्वधर्म बाहर से अलग है, काम अलग है, लेकिन एक ही जो मेन स्वधर्म है उसी का ही एक डिफरेंट एक्सपांशन है, या पार्ट बोल सकते हैं, फंक्शन बोल सकते हैं, जो भी बोल। तो स्वधर्म वो डिसाइड करता है कि इस जन्म में मैं क्या, इंडिविजुअली मैं बोलता हूँ, इस जन्म में मेरा तो भगवान पाने का ही स्वधर्म है हर आदमी का, लेकिन इस जन्म में कैसा पाऊंगा, ये पाठचक्र करके जो आपको समझा कर मेरा साइकिक डिसाइड किया होगा, आपको जो आर्ट का थ्रू में डिसाइड किया होगा। तो अलग अलग फेजेस, नेक्स्ट बर्थ में मैं शायद वो आर्ट का भी ले सकता हूँ, आप ये इसको भी ले सकते हैं। तो एक एक फेज में वो अलग होता है। और इंडिविजुअल का अट्यूनमेंट किसका साथ है? सपोज मेरा साइकिक बीइंग अट्यून्ड हो गया भारत का साथ, तो भारत का स्वधर्म मेरा स्वधर्म हो गया। भारत जो काम करेगा, जो करता है, वो काम का ही मेरा स्वधर्म है, मेरा अलग एजेंडा कुछ नहीं रहा। राम का साथ अगर जुड़ गया हनुमान, अपना एजेंडा कुछ नहीं है, वो क्या काम कर रहे हैं? राम जी का एजेंडा काम कर। तो मेरा अट्यूनमेंट किसका साथ है? मेरा अट्यूनमेंट अगर हो गया पृथ्वी का साथ, तो पृथ्वी का जो काम है अभी वो काम मेरा हो जाएगा, उसमें भारत एक पार्ट हो जाएगा। अब भारत भारत बोलते हैं ना, मैं भारत को रखूंगा, लेकिन इतना नहीं रखूंगा कि आप जैसे रखेंगे, मैं पृथ्वी का तरफ से भारत को अपना प्लेस रखूंगा। तो आपका कॉन्शियसनेस कितना किसका साथ अट्यून्ड है उसका ऊपर निर्भर करता है आपका स्वधर्म क्या है। तो ये अलग अलग हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक जन्म में मैं जिस स्वधर्म को लेकर आया हूं वो कंप्लीट हो गया, तो उस समय मैं
शायद शरीर छोड़ने के लिए डिसीजन ले सकता हूँ, जैसा स्वामी विवेकानंद कम उम्र में डिसाइड कर लिया मेरा काम खत्म हो गया मैं चलेगा, या दूसरा नेक्स्ट लाइफ में मैं जो स्वधर्म को रखा था कि ये नेक्स्ट लाइफ में मैं करूंगा, ये इस लाइफ में शुरू कर दूंगा, तो मेरा एक जन्म में 5-6 स्वधर्म भी हो सकता है। अगर मैं ये शरीर को त्याग नहीं कर कर उसको कंटिन्यू करना चाहूंगा, ये और शरीर का भी उतना सामर्थ्य है अगर, तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, तो ऐसा एक सिंपल डेफिनेशन उसको दिया नहीं जा सकता। स्वधर्म का साथ साइकिक बीइंग का रिलेशन क्या है? स्वधर्म है हमारा एक्शन है, साइकिक बीइंग सही लेवल में स्वधर्म का एक्शन कर पाता है। अगर साइकिक बीइंग नहीं है तो हमारा स्वधर्म कंफ्यूज में आता है। जैसा अर्जुन का स्वधर्म था लड़ना, लेकिन वो कंफ्यूज में था, तो श्री कृष्ण साइकिक बीइंग जैसा उनको गाइड कर लिया, तो सही स्वधर्म में वो काम किया। ऐसा ही हम लोग कंफ्यूज में हैं क्योंकि हमारा चैत्य सत्ता सम्मुख में गाइड का जैसा नहीं है, तो वो अगर आ जाएगा तो स्वधर्म परफेक्टली हम लोग कर पाएंगे। तो साइकिक का रिलेशन स्वधर्म का साथ क्या है? स्वधर्म का एग्जैक्ट विदाउट एनी डिफॉर्मेशन वो करने का ताकत साइकिक बीइंग का ही है। अगर साइकिक बीइंग सामने नहीं आया तो हम लोग हर लेवल में कंफ्यूज होंगे, ये करेंगे ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे क्या करेंगे, हर चीज के लिए अपना लॉजिक रहेगा और अच्छा लॉजिक रहेगा। जब अर्जुन का जो युद्ध नहीं करने के लिए डिसाइड किया, कितना अच्छा लॉजिक, सुप्रीम कोर्ट में वो जीत जाएगा। वो बोलेगा क्यों अपना लोग को मारेंगे, फायदा क्या है, राज्य उनका पास रहेगा मेरा पास रहेगा, क्या फर्क है। अगर कुछ लोग बच जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा, श्री कृष्ण रॉन्ग बोल रहे हैं और तुम राइट बोल रहे हो, समझ गए। तो वो जो साइकिक सम्मुख में आने के बाद जो सही डिसीजन वो नहीं ले पाएगा, लेकिन नहीं ले पाएगा ये भी कंफ्यूजन में ही शायद नहीं रह सकता है, वो अपना जो कार्य वही ठीक समझेगा। वो ये भी इग्नोरेंस का एक माया है, वो जो इग्नोरेंटली काम करता है वो ठीक समझेगा। अभी टेररिस्ट सब है वो अपने काम को भगवान का काम समझते हैं, भगवान का काम समझते हैं, तो अपना लेवल में वो ठीक समझते हैं। जो चोरी भी करता है वो भी बोलता है मैं ठीक काम कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो? अरे भाई जो दुनिया में है वो लोग तो सब चोर है, उन्हीं का मेरा चीज वो ले लिया तो वो चीज मैं उनसे लेकर आता हूँ। आपका जितना जरूरत है उससे ज्यादा अगर आपके पास रह गया तो वो किसका था? वो बाकी लोग का था पृथ्वी के लिए, आप लेकर रख लिया तो आप क्या हुआ? चोर हुआ। तो चोर से अगर कुछ ले लिया, अपना हक को ले लिया, वो कैसा चोर हुआ? बहुत अच्छा लॉजिक है ना तो जो भी आदमी जो काम करता है अपने आप को ठीक समझता है, इसको बोलते माया। नहीं तो वहां कितना दिन तक काम कर पाएगा वो। The mother and Sri Aurobindo have stated many times that Greece is a nation with very ancient civilization and profound culture. But initially Greece was not there, and there were many small states. Then during the Trojan War of Troy, all these states like Sparta, Athens, and many other small states came together too, and that became Greece. Does Greece has a soul? Was it there from the beginning, or it came after unification of Greece? तो मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ कि
जो सोल है वो पहले से है, वो धीरे धीरे सबको अपना जो बिंग को वो तैयार करेगा। तो ग्रीस का जो धीरे धीरे यूनिफाइड हुआ डिफरेंट, ये इसका पीछे साइकिक ही कर रहे हैं, वो तो पहले से है, तो वो पहले से काम कर रहे हैं, वो सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, सिचुएशन क्रिएट करते करते अपना ग्रीस का बाउंड्री वॉल, बाउंड्री बना दिया। तो ये नहीं है कि वो बनने के बाद वो साइकिक जन्म लिया, वो पहले से है। लेकिन अभी जब अपना बॉडी तैयार हो गया तो वो पावरफुल हो गया। मेरा साइकिक है, साइकिक को काम करने के लिए जो बॉडी जरूरत है, जो माइंड जरूरत है, वो मिल गया तो मैं पावरफुली फंक्शन कर पाऊंगा। लेकिन साइकिक बिंग का जन्म उस समय नहीं हुआ जब ये डिफरेंट पार्ट मिलकर एक हुआ, उससे पहले है। वही सिचुएशन क्रिएट करते करते उनको मिला है। वो जो जितना भी सिचुएशन है वो साइकिक बिंग पीछे से वो सिचुएशन बनाकर क्रिएट कर कर उनको मिला है, तो पहले से हो है।